हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेज में। जो आज आपका वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। काफ़ी स्टूडेंट ने इस वीडियो के टॉपिक को रिकमेंड किया है, तो आपकी रिकमेंडेशन पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो हमारे चैनल के ऊपर नए व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 1। सो आई होप आपको पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है कि देखिए जो इसमें आपको इम्प्रूव करना होगा वो नीले अक्षरों में लिखा है प्लस अंडरलाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब ये सारा अंडरलाइन है, तो आपको सारे सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। सो आई विश आई न्यू व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई कार। तो यहाँ पे आप देखिए आई विश, तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड डिज़ायर कंडीशन, ये आपने पढ़ा होगा। रूल मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, पिछला लेक्चर हुआ है उसमें भी बता चुका हूँ, और जो इंग्लिश के काफ़ी लेक्चर डाल चुका हूँ 2-3, उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए आपका क्या है, आई न्यू, जो कि किसके अंदर है, पास्ट के अंदर। पास्ट में ही यूज़ करेंगे हम, प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड डिज़ायर है। तो यहाँ पे देखिए इज़ का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, वाज, क्योंकि ये भी सेंटेंस जो आपका होगा किस में होगा, पास्ट में। तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो गया कि आई विश आई न्यू व्हाट वाज रॉन्ग विद माई कार। आई विश आई न्यू व्हाट वाज रॉन्ग विद माई कार। जस्ट बिफोर ही डाइड अमर हु इज़ अ पोएट रोट दिस पोएम। तो यहाँ पे जो आपका एरर है या आपको सेंटेंस इम्प्रूव करना है वो सारी क्या है, पोजीशन। एक सेंटेंस यहाँ से उठाकर वहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हु हम किसी न किसी जो है सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हु जो आपका यूज़ होगा। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए आपका ऐसा कौन सा वर्ड है या कौन सा क्लोज है जिसके लिए आप हु का यूज़ कर सकते हो। सो एक ही है, वो क्या है, अमर, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है, ये हुला सेंटेंस किसके बाद आएगा, अमर के बाद आएगा। सो ये कैसे बन गया सेंटेंस, पहले हमारा अमर हु इज़ अ पोएट, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये पहले आएगा जस्ट बिफोर ही डाइड या फिर रोट दिस पोएम, ये पहले आएगा। तो हमने अमर को तो स्पेसिफाई कर दिया, वो क्या है, एक पोएट है। रोट दिस पोएम, उसने क्या किया है, एक पोएम लिखी है। रोट दिस पोएम कब लिखी है, जस्ट बिफोर ही डाइड। ही प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ, अमर के लिए। सो ये चला गया आपका लास्ट में। सो सेंटेंस कैसे बन गया आपका करेक्ट, अमर हु इज़ अ पोएट रोट दिस पोएम जस्ट बिफोर ही डाइड। सो अमर हु इज़ अ पोएट रोट दिस पोएम जस्ट बिफोर ही डाइड, ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। The flag will be risen on the 15th of August। तो राइज दो होते हैं आपके, देखिए एक तो होता है आपका राइज और एक होता है आपका रेज। राइज मतलब कि वृद्धि, इंक्रीज, और रेज मतलब कि उठाना, किसी चीज़ को ऊपर उठाना। तो अब देखिए यहाँ पर आप खुद ही समझ आएंगे कि यहाँ पे राइज आना चाहिए या फिर रेज आना चाहिए। ऑफ कोर्स रेज आना चाहिए। सो यहाँ पे रेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेज्ड। सो सेंटेंस आपका ऐसे करेक्ट हो जाएगा, द फ्लैग विल बी रेज्ड, द फ्लैग विल बी रेज्ड ऑन द 15th ऑफ अगस्त। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या है, एक रूल है क्या कि इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि हम यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, तो उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो आपका ठीक है, आई वुड हैव बॉट, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देखिए इफ़ आई हैड द मनी, यहाँ पे सिर्फ हैड यहाँ पर जो आपका यूज़ हुआ है वो एज ए यहाँ पर वर्ब यूज़ हुआ है। होता है ना, आप हैज़ हैव को पोजेशन दिखाने के लिए शो करते हो वर्ब के अंदर। सो हैड यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, और वो कौन सी चाहिए, हैड। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, इफ़ आई हैड द मनी। समझ गए। सो ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। इफ़ आई हैड द मनी
आई वुड हैव बॉट द हाउस। एक है यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक आप यहाँ की मेन वर्ब, ठीक है। डोंट सिट इन द ग्रास इट इज़ वेट। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट आपको करनी है। देखिए जब आप इनका यूज़ करते हैं बैठने के लिए, तो इसका मतलब आप एक ऐसी वस्तु के अंदर बैठते हैं, ऐसी चीज़ के अंदर बैठते हैं जिसमें आपकी बॉडी होती है या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शली सबमर्ज्ड हो जाती है, उसके अंदर समा जाती है। जैसे कि इन कार, सिट इन कार, यदि आप कार के अंदर बैठते हो तो किसका यूज़ करते हैं? इन का। लेकिन जब बात करते हैं सरफेस की, आप किसी सरफेस के ऊपर बैठते हो जिससे आप कॉन्टैक्ट होता है, सो अब वो सरफेस चाहे ऑयली है, चाहे उसके ऊपर घास है, चाहे कुछ भी है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। सो यहाँ पे इनके बजाय किसका यूज़ होगा? ऑन का, ऑप्शन सी। द गेम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द विनिंग ऑफ द प्राइज। तो इस सेंटेंस के अंदर यदि हम देखें जो आपका एरर, द गेम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द विनिंग ऑफ द प्राइज, वर्ब से रिलेटेड भी कोई इसके अंदर एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर भी इसके अंदर कोई नहीं है, देन द विनिंग ऑफ द प्राइज। तो इस सेंटेंस की होगी आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी इसके अंदर, नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। द एक्टर इज आउट ऑफ जेल एंड नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन सिंस ही विल अंडर हाउस अरेस्ट ऑफ एन एडिशनल 90 डेज। तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप दो ऐसे सेंटेंसों को जोड़ते हो आपस में जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो हम वहाँ पर एंड की बजाय किसका यूज़ करते हैं? बट का। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? बट का। सो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, बट नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन। सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफ़र, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम chronic knee problems and will not play in the next playoff। तो यहाँ पे देखिए some players on the team suffer, जो आपकी वर्ब है प्लूरल है क्योंकि आपके प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे यदि हम देखें पहला some players on the team suffers, बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर है, ये भी यूज़ नहीं होगा। सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफर्ड, सेंटेंस आपका आगे किस में है? प्रेजेंट में है, और यहाँ पे वो जो वर्ब है वो किस में है? पास्ट में है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट। सुषमा हैज़ विजडम, चार्म एंड शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में जो आप बता रहे होते हो, जो बातें आप बता रहे होते हो, और वो एक ही पर्सन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस के अंदर आप बताते हो, तो वहाँ पर हम बार बार जो है 2 बार सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते। अब देखिए सुषमा हैज़ विजडम, चार्म एंड, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट क्यों यूज़ कर लिया? सब्जेक्ट तो आपका क्लैरिफाई पहले से ही है कि वो सुषमा है, तो यहाँ पे हम शी को हटा देंगे। सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? सुषमा हैज़ विजडम, चार्म एंड हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ए, हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दे नॉक्ड डाउन 10 हाउसेज व्हेन दे बिल्ड द न्यू रोड। नॉक्ड डाउन का मतलब होता है मार गिराना, किसी को हिट कर कर ज़मीन पर गिरा दे रहा, तो नॉक्ड डाउन होता है आपका मार गिराना। तो ये आपका एरर है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। पुल्ड डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना, पूर्ण रूप से अस्तित्व मिटा देना, पुल डाउन। सो ऑप्शन ए होगा आपका यहाँ पर, नॉक डाउन को हम रिप्लेस करेंगे पुल डाउन से। सो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। दे पुल्ड डाउन 10 हाउसेज व्हेन दे बिल्ड द न्यू रोड। He reached the village just when the sun was setting। Reached पहला क्लोज आपका है पास्ट में, when the sun was दूसरा भी आपका पास्ट में, तो इसमें वर्ब से रिलेटेड तो कोई एरर नहीं है, टेंस से रिलेटेड कोई एरर नहीं है,
और ना ही इसमें कोई सिंटेक्स एरर है आपका, ये वर्ड उठा के यहाँ पर रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो आपका वर्ड है, सॉरी, जो आपका ये सेंटेंस है, इसके अंदर होगी आपकी नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ये एज इट ठीक है। ही रीच्ड द विलेज जस्ट व्हेन द सन वॉज सेटिंग। ही इवेडेड टू पे इनकम टैक्स। इवेड आपने पढ़ा होगा, पार्टिसिपल जब पढ़े होंगे आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्ट पार्टिसिपल, तो उसके अंदर आपने जब जेरेंड के बारे में पढ़ा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं। तो इवेड के बाद कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना आपके, जिसके बाद हम जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो इवेड उनमें से एक है। सो इवेड के बाद हम इन्फिनिटी का नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे टू पे की बजाय किसका यूज़ होगा? पेइंग का। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। द गिप्सीज हैड लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज एगो। तो जो कार्य आपका अभी हाल में ही, मतलब कि कुछ दिनों में ख़त्म हुआ है, कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है, तो ऐसे कार्यों को हम मेंशन करने के लिए कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। आपने रूल के अंदर पढ़ा भी होगा। सो द गिप्सीज हैड लेफ्ट की बजाय यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज एगो। ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल। डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ नहीं करते, आपने पढ़ा होगा। तो डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग डिस्पाइट के जैसा होता है? वो है आपका इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? इन स्पाइट ऑफ यूज़ होगा, ना कि डिस्पाइट ऑफ। सो ऑप्शन सी है, ये है आपका राइट आंसर। माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग ऑन मैनी ऑफ द बिल्डिंग प्लेसेस इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे जो आपको इम्प्रूव करना है कि प्लेसेस के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? प्लेसेस के स्थान पर देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग, कहाँ पर काम करते हैं? ऑन मैनी ऑफ द बिल्डिंग। तो जहाँ पर बिल्डिंग आपकी बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट, बिल्डिंग साइट, ठीक है, ना कि प्लेसेस। सो यहाँ पे किसका यूज़ होगा प्लेसेस की बजाय? साइट्स का, ठीक है। प्रीमाइसिस होता है जो आपकी लोकेशन होती है, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसे हम प्रीमाइसिस बोलते हैं, और लोकेशन आपको पता ही है। सो यहाँ पे साइट्स का यूज़ होगा, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। इंडियन इंग्लिश हैड कम ऑफ एज एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ लेजिटिमेट कैटेगरी। लेजिटिमेट का मतलब आपका उचित भी होता है, वैध भी होता है। सो वैध कैटेगरी, उचित कैटेगरी, ठीक है। सो इस वर्ड को हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं? लिटरेट नो, लोकल नो, इलीगल नो। सो इस सेंटेंस के अंदर जो है आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, नो इम्प्रूवमेंट। इफ़ दे, दानी दे आएगा यहाँ पर, सॉरी। इफ़ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। सो वही कंडीशनल सेंटेंस का रूल, यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ पे हैड नोन आएगा आपका, ऑप्शन ए। अ श्रूड मैन कुड ओनली सी थ्रो द ट्रिक, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि ओनली यहाँ पर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहली बात, श्रूड मैन कौन सा होता है? चालाक, चतुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे होगा आपका, ओनली अ श्रूड मैन कुड सी थ्रो द ट्रिक। सो ओनली अ श्रूड मैन कुड सी थ्रो द ट्रिक, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। एज सुन एज आई रीच्ड माई हाउस आई ओपनड माई कप बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को आप कैसे इम्प्रूव करोगे? आई रीच्ड माई हाउस एज सुन एज आई ओपनड माई कप बोर्ड, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि मीनिंग ही नहीं आपका सही बनता इससे। एज सुन एज आई ओपनड माई कप बोर्ड आई रीच्ड माई हाउस, नहीं, ये भी मीनिंग आपका गलत है। नो सूनर हैड आई रीच्ड माई हाउस दैट आई ओपन माई, ये भी गलत। सो इस सेंटेंस के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी।
एज सुन एज आई रीच्ड माई हाउस, जैसे ही मैं मेरे घर पर पहुंचा था, आई ओपन माई कपबोर्ड। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट। योर सक्सेस फॉर हार्ड वर्क डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। तो ये आपका है सेंटेंस, आपको इम्प्रूव करना है। पहला है आपका योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी फॉर हार्ड वर्किंग। एबिलिटी फॉर नहीं होता, पहली बात एबिलिटी ऑफ होता है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी ऑफ। एबिलिटी ऑफ किसकी? हार्ड वर्क, कठिन कार्य करने की। हार्ड वर्क मेहनत करने की, ज़्यादा मेहनत करने की। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी के साथ ऑफ प्लस हार्ड वर्क। न्यू हायर्स इन दिस लेबोरेटरी शुड एंटिसिपेट एक्सीलेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग वैल्यूएबल क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होगी? यहाँ पर हम एंड गेटिंग को, देखिए यहाँ पे आपके दो नाउन हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्लस आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इन्हें हम कनेक्ट करेंगे किससे? एज वेल एज से। सेंटेंस कैसे बनेगा? न्यू हायर्स इन दिस लेबोरेटरी should anticipate excellent research opportunities as well as valuable clinical experience. So option A है आपका राइट आंसर। It is more better to take this route than the other one. More better आपकी डबल कंपैरेटिव डिग्री हो गई, आपने पढ़ा है डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते, तो क्या होगा? इट इज़ better to take this route than the other one. So option B होगा आपका राइट आंसर। She is absent, she must be sick again. So जो संभावना जिसमें आपकी एविडेंस पक्के होते हैं, उसके काम होने के, उसकी संभावना होने के एविडेंस होते हैं, उसके लिए हम जो ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। She is absent, she must be sick again. सो इस सेंटेंस के अंदर मेरे को कोई एरर नहीं लग रहा, तो इसके अंदर आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका जैकी हैज़ ऑलरेडी गोन टू द एयरपोर्ट, शी विल मीट अस एट द चेक इन काउंटर। सो यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। देखिए इसके अंदर दो क्लोज हैं आपके। पहला क्लोज कौन सा है? गोन टू द एयरपोर्ट। दूसरा क्लॉज क्या है? विल मीट अस, शी विल मीट अस, ठीक है। तो इन दोनों क्लॉज को आपको क्या करना होगा? आपस में कनेक्ट करना होगा। हमें यहाँ पे एक चाहिए होगा कनेक्टर, इनको जोड़ने के लिए। सो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? जैकी हैज़ ऑलरेडी गोन टू द एयरपोर्ट एंड शी विल मीट अस एट द चेक इन काउंटर, ठीक है। तो दो क्लॉज को हमको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ये करेक्ट हो गया आपका कैसे? Gone to the airport and she will meet us. ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका द प्लेस एट विच द टू रोड मेट यू विल फाइंड अ स्मॉल लॉग केबिन। सो ये भी आपका एरर है प्रोनाउन से रिलेटेड, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। प्लेस के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ नहीं करते, वेयर का करते हैं, ठीक है। सो द प्लेस वेयर द टू रोड्स मीट, सो ऑप्शन ए है राइट आंसर। द विविड फोटोज ऑफ मैजेस्टिक एनिमल्स एंड कलरफुल बर्ड्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पार्क इज अ ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो विविड फोटोज ऑफ
ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, बहुत सारी फ़ोटोज़ की। तो इनके लिए जो आपकी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो इज़ की बजाय यहाँ पे किसका यूज़ होगा, आर का। किसका यूज़ होगा, आर का। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, आर अ ग्राफिक डेपिक्शन ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। आर ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऑल्दो आई वॉज इनिशियली एप्रेहेंसिव आई फाउंड द ईटिंग ऑफ स्नेल्स टू बी रादर प्लेजेंट एक्सपीरियंस। देखिए इस सेंटेंस के अंदर कुछ मेरे को लगता था मिसिंग है, कोई गलती है, क्योंकि इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ था आई फाउंड इट टू बी अ मोर प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो यदि फाउंड इट आपने यूज़ कर लिए, इट यहाँ पर फिर आपने किसके लिए यूज़ किया होगा, पक्का ईटिंग ऑफ स्नेल्स के लिए, ईटिंग ऑफ स्नेल्स के लिए। अब ईटिंग ऑफ स्नेल्स के लिए यदि आपने इट यूज़ किया है तो आप फिर मेंशन तो कीजिए ना पहले वाले सेंटेंस में। आपने तो इसको ही अंडरलाइन कर दिया कि आपने इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो दिया हुआ था एसएससी ने, वो दिया हुआ था सी। पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने ये आंसर दिया है। तो सेंटेंस उन्होंने ऐसे करेक्ट किया, ऑल्दो आई वॉज इनिशियली एप्रेहेंसिव आई फाउंड इट टू बी मोर प्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो ये बस ऐसे ही आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो समझ नहीं आया कैसे उन्होंने आंसर दिया है सी। नेक्स्ट है आपका, द मैन एट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड वॉश्ड हिज हैंड। तो भाई एक एप्पल खाया है, आर्टिकल एन लगा है, ठीक है। एक ऑरेंज खाया है, एन आर्टिकल लगा है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हैं जब आपके, तो हम इनको किससे कनेक्ट करेंगे, एंड से। द मैन एट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, फिर आगे आपका यूज़ हो जाएगा एंड वॉश्ड हिज हैंड। सो ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। आफ्टर वी एट अ स्पेक्टेक्युलर 9 course dinner, 3 television shows were watched by us। देखिए सेंटेंस आपका है एक्टिव वॉइस के अंदर, ना कि पैसिव वॉइस के अंदर। आफ्टर वी एट अ स्पेक्टेक्युलर 9 course dinner, सो यहाँ पे पैसिव वॉइस की बजाय हम यूज़ करेंगे एक्टिव वॉइस का। तो ये कैसे हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट, वी वॉच्ड 3 टेलीविज़न शोज़। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे इसमें। आफ्टर वी एट अ स्पेक्टेक्युलर 9 course dinner, वी वॉच्ड 3 television shows। द ब्लू व्हेल weighing more than 150 tons, the largest known animal on the earth। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एरर है वो क्या एरर है, देखिए ब्लू व्हेल की बात हो रही है, वेगिंग मोर देन 150 टन्स, लार्जेस्ट नोन एनिमल ऑन अर्थ। तो ब्लू व्हेल के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, लार्जेस्ट नोन एनिमल ऑन अर्थ कौन है, ब्लू व्हेल। तो इसके लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब मेंशन करनी पड़ेगी। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, वेगिंग मोर देन 150 टन्स, द की बजाय यहाँ पे इज़ लगेगा। इज़ लार्जेस्ट नोन एलिमेंट, इज़ द लार्जेस्ट नोन एनिमल ऑन अर्थ, सॉरी एनिमल है नॉट एलिमेंट। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। द डिस्पैरिटी ऑफ जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ ब्रॉडन इन द लास्ट सम डिकेड। सो यहाँ पे आप इसको इम्प्रूव करना है, कैसे करोगे, ब्रॉडन इन द लास्ट सम डेकेड्स, हैव वाइडन इन द लास्ट सम डेकेड्स, हैव वाइडन इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। देखिए डेकेड आपके क्या है, काउंटेबल है, इनके साथ हम यूज़ करेंगे फ्यू। और दूसरी बात यहाँ पर डिस्पैरिटी की बात हो रही है, डिस्पैरिटी ऑफ जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो ब्रॉडन की बजाय यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइडन। सो हैज़ वाइडन इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। हाउ
इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच। भाई जो आपका यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है वो कैसे होगी, देखिए हाउ के बाद, हाउ कैसे, किसके बारे में पूछ रहा है, कैसे, हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच, फिर होएगा आपका इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिंपल है तो मीनिंग ही बना लोगे आप इसका कि हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। नीदर टेड नॉर जॉन आर गोइंग, नाइदर नॉर से कनेक्ट है और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग, तो जॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर आर की बजाय यूज़ हो जाएगा इज़ का, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन सी। द फर्म बाय फ्रोजन सी फूड इन बल्क पैक्स, बाय नहीं होगा ये BUY होगा। द फर्म बाय फ्रोजन सी फूड इन बल्क पैक, इन बल्क पैकेट्स and packs it into smaller pouches and then they sell them to the local grocery store। देखिए बात हो रही है सिंगल फर्म की, सिंगल फर्म है तो सिंगल फर्म के लिए हम दे का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल फर्म के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, इट का, इट सेल देम टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर, सेल्स देम टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर। सो वर्ब भी आपकी क्या हो जाएगी, फिर सिंगुलर हो जाएगी, इट सेल्स देम टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर। तो सेंटेंस ऐसे था, द फर्म बाय फ्रोजन सी फूड इन बल्क पैकेट्स एंड पैक्स इट इनटू स्मॉलर पाउचेज एंड देन इट सेल्स देम टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर। कुछ मिसिंग था गलती से। आई एम नाइदर अ पोएट नॉर फिलोसफर, ये अंडरलाइन करना भूल गए, ये पार्ट आपको जो है इम्प्रूव करना है इसके अंदर। तो देखिए नाइदर अ पोएट और नॉर यहाँ पे लगेगा फिलोसफर के साथ है, क्योंकि फिलोसफर अलग है और अ पोएट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें फिलोसफर के साथ क्या आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा, ए। सो ऑप्शन होगा आपका सी, नॉर अ फिलोसफर। फ्यूजी इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल बी अनेबल टू मेक जापान सुपर सेडे अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे जो आपका इम्प्रूवमेंट होगी वो होगी विल अनेबल जापान। क्यों अनेबल, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुई है सबसे पहली बार, और एनेबल का मतलब एज ए वर्ब क्या होता है, योग्य बनाना। ठीक है, तो यदि एनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना, तो हम इसके साथ मेक का यूज़ क्यों करेंगे। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा आपका, फ्यूजी इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल एनेबल जापान सुपर सेडे अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। I could never repay the debt I owe to my place of study। प्लेस ऑफ स्टडी क्या होता है भाई, प्लेस ऑफ स्टडी तो कुछ भी है जहाँ पर बैठ के आप पढ़ लिए वही आपका प्लेस ऑफ स्टडी होगा। ठीक है, सो ये कहने की कोशिश कर रहा है क्या कि जहाँ पर उसने पढ़ाई की है, जहाँ से वो पढ़ा है बचपन से, मीन्स कि उस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, अल्मा मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ स्टडी को हम रिप्लेस करेंगे अल्मा मैटर से। सो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। आई कुड नेवर रिपे द डेप्ट आई ओ टू माई अल्मा मैटर। शी क्राइज ऑल द टाइम। सो आपको बताना है, इम्प्रूव करना है, मतलब कि वह हर समय रोता रहता है। ठीक
ठीक है, अब ऑल द टाइम ही लिख लिया तो फ्रीक्वेंटली, ठीक है, या फिर ऑफन लिखने की क्या ज़रूरत है, सारा इसके अंदर ही कवर हो गया, शी क्राइज ऑल द टाइम। तो इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी आपकी, नो इम्प्रूवमेंट। फॉर अ वीक लास्ट मंथ द टीम्स 20 प्लेयर्स वर स्ट्रैंडेड, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, वर स्ट्रैंडेड बिकॉज द गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट इज़ नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इज़ का यूज़ हुआ है यहाँ पर, लेकिन सेंटेंस किस में है, पास्ट में। ठीक है, मिल गया हमें एरर। तो कैसे इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट इशू पासपोर्ट्स, गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट्स वर नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट्स वर नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। Since July 2008, our customers will be able to use the ATM network of BBY Bank, the bank that was acquired by us during that year. तो आपने पढ़ा होगा कि जो काम आपका पास्ट में शुरू हुआ है और जो है प्रेजेंट में भी अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पे सिंस जुलाई 2008 our customer have been able to use ATM network of BBY Bank, the bank that was acquired by us during that year. So option A हो गया आपका राइट आंसर। He may have grown taller when I last saw him. ठीक है, लिखिए when I last saw him। सो ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है आपकी, when I saw him, लास्ट टाइम when I saw him। He may have grown taller, since आएगा when की बजाय, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम since का यूज़ करते हैं, ना कि when का। since I last saw him, सो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। While crossing the highway, a 5-year-old child was knocked out by a passing car. Knocked out का मतलब होता है आपका कि किसी को नॉकआउट कर देना, मतलब कि किसी को चित्त कर देना। नॉकआउट का मतलब तो ये होता है। तो यहाँ पे होगा आपका नॉक डाउन। ठीक है, मतलब कि नॉक डाउन का मतलब होता है आपका किसी को मारकर नीचे गिरा देना, किसी को हिट कर नीचे गिरा देना। सो While crossing the highway, a 5-year-old child was knocked down by a passing car. ठीक है, सो नॉक आउट का मतलब होता है आपका पीटना या फिर किसी को चित्त कर देना, लेकिन किसी को हिट कर ज़मीन पर गिरा देना या किसी को मार गिरा देना, उसका मतलब होता है आपका नॉक डाउन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है राइट आंसर। We were looking forward to see you tomorrow. Looking forward to, with a view to, कुछ ऐसे वर्ड आपने पढ़े होंगे। इनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, जेरेंड का, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे सी की बजाय किसका यूज़ होगा, सीइंग का। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो। तो ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। The clients are waiting outside since morning and will continue to wait until you meet them. तो जो कार्य आपका किस में चला है, पास्ट में, और अभी भी क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हैव बीन वेटिंग। द क्लाइंट्स हैव बीन वेटिंग outside since morning and will continue to wait until you met them. The workers are hell bent at getting what is due to them. So यहाँ पे फिर आपका जो एरर है preposition से रिलेटेड है। hell bent at की बजाय होता है hell bent on. hell bent on work मतलब कि किसी काम को पूरे शिद्दत से करना, चाहे जो उसका रिज़ल्ट हो आपका बेशक से ख़राब आए। ठीक है, किसी काम को पूरे डेटर्मिनेट होकर करना, हेल बेंट ऑन का मतलब होता है। सो यहाँ पे हेल बेंट ऑन गेटिंग,
होगा आपका हेल बेंट ऑन गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। सो ये टच अपॉन और या फिर टच ऑन का मतलब होता है कि किसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करना, ठीक है, या फिर किसी पॉइंट को मेंशन करना कुछ वर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है, अपनी स्पीच के अंदर। सो टच अपॉन या फिर टच ऑन होगा यहाँ पर टच की बजाय। सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच अपॉन दैट पॉइंट, या फिर अपॉन की जाए ऑन का भी यूज़ कर सकते हो। सो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दे कुड नॉट टेल वाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच। सो यहाँ पे आप देखिए आपका जो सेंटेंस है क्या वो इंटेरोगेटिव है? नहीं है, इंटेरोगेटिव तो नहीं है। सो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो इंटेरोगेटिव का लिखा हुआ है, तो इसको हम किस में? सिंपल में लिख देंगे, असर्टिव में। वाई ही डिड नॉट ईट हिज लंच, वाई ही डिड नॉट ईट हिज लंच, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। ही हु विल बिड द हाइएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट। देखिए अब यहाँ पे आपका विल का 2 बार यूज़ कर लिया दोनों क्लोज के अंदर, ठीक है। अब जो फ्यूचर वाला क्लोज होगा उसके अंदर तो हम विल यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो जो इससे पहले वाला क्लोज होगा उसको हम लिखेंगे किसमें? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा आपका, ही हु बिड्स, BIDS, बिड्स द हाइएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका हु बिड्स द हाइएस्ट, ऑप्शन ए। इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस फिर आपका स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। विल है मीन्स कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम हैड की बजाय किसको लेंगे? प्रेजेंट को लेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? हैज़ का। सो इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल कॉल यू, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? हैज़ का। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैजंट डन इट येट। तो आपने रोल पढ़ा होगा नरेशन के अंदर कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है आपकी इन्वर्टेड कोमा के बाद, और इन्वर्टेड कोमा से पहले जो होती है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं होता, चेंज कब नहीं होता रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होती है या फिर किस में होती है? प्रेजेंट में होती है। सो यहाँ पे देखिए जॉन हैड टोल्ड, ये किस में है? पास्ट में, और यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में। तो हैड टोल्ड को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे किससे? जॉन टेल्स, जॉन टेल्स मी दैट ही हैजंट डन इट येट। सो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट थे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और जल्दी मैं इसका लेके आने वाला हूँ पार्ट 2, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। और जो आपका पार्ट 2 होगा, मेरे को लगा है कि आपको जो है साथ ही साथ इनसे जुड़े रूल्स भी, जैसे मैं एरर्स की वीडियो के अंदर बताता हूँ, इनके भी मेरे को साथ ही साथ जो है रूल्स लिखने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए। सो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में मैं साथ ही साथ इनके रूल्स भी लेकर आऊँगा आपके लिए, सो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।